क्लास तक में कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है तो जल्दी से क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई जल्दी। अबे कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को लास्ट क्लास में? हेलो, आवाज आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब ब्रेक लेने लगे 5 मिनट का। आ रहा है सर आवाज। कोई डाउट है लास्ट क्लास तक में तो बताओ, कोई भी डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो बढ़िया है भाई। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, एक बार देख लेते हैं। लेक्चर 12 रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन। शायद जहां तक हमको ध्यान है लास्ट क्लास में SN1 रिएक्शन। अच्छा, एक सवाल दिया था तुम लोगों को SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में, बोला था इस सवाल को ट्राई करके आना। तो मेरे हिसाब से ट्राई करके तो आए होंगे कुछ लोग, जैसा हमको लगता है। बहुत भरोसा तो नहीं है। हाँ भाई, सुमन पॉल बताओ। सुमन, सुमन अभी सॉल्व करने लग गए ये सवाल। कुणाल, कुणाल आवाज आ रहा है? Yes, sir. सौम्या, Sir, 1 will be greater than 2. सौम्या आवाज आ रहा है? Sir, 1 greater than 2. क्यों? क्योंकि सर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे नहीं, इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर जितना ज्यादा स्टेबल तो उतनी कम रिएक्टिविटी, ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा उसका। चलो ध्यान दो भाई, सब लोग ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग इस क्वेश्चन वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं तो उस केस में सिंपल सा केस है। लिखा क्यों नहीं रहा पेन से? एक मिनट। चलो ध्यान दो। हाँ, जैसे मान लो कि इन दोनों रिएक्टेंट वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो एक तो इसका जो रीजन था बहुत ही सिंपल से तरीके से था, और हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस तरीके से चीज़ों का कि स्टेबिलिटी वाले पार्ट से हम लोग रिएक्टिविटी वाले पार्ट को आराम से रिलेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। बड़ा सिंपल सा केस बोला जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्लोरीन ग्रुप जो कि बल्कियर ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है, और एक्सियल पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप इज लेस स्टेबल, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सेकंड पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, जितना स्टेबल उतना लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन इसको हम लोग अगर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहे तो हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से अगर इस चीज़ को रिलेट करना चाहे तो ऑलमोस्ट इस टाइप का हम लोग मेंशन लेते हुए चल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, एक मिनट, मान लो हम लोग फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं यार। हाँ, मान लो हम लोग फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं। यहाँ वाले पार्ट से अगर हम लोग SN1 रिएक्शन फॉलो करते हुए अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, मान लेते हैं SN1 रिएक्शन फॉलो करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, तो SN1 रिएक्शन के टाइम पे यहाँ से क्लोरीन वाला पार्ट हटेगा, और जैसे ही अपना क्लोरीन वाला पार्ट हट जाएगा तब उस केस में आराम से हम लोग एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इस पार्टिकुलर कार्बन के ऊपर कर सकते हैं। अगर कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन वाला पार्ट तो हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है
ये बॉन्ड वाला पार्ट प्लानर बन जाएगा, ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। इसमें प्योर पी ऑर्बिटल वाला पार्ट आराम से इस तीनों बॉन्ड के, मतलब ये तीन जो बॉन्ड थे, ये ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। एक तो ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग Cl माइनस हटाते हैं, तो Cl माइनस हटाएंगे तो उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब फिर से वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट। इसका मतलब यहाँ से भी अगर हम लोग Cl माइनस को हटाते हैं तो इसका मतलब यही स्ट्रक्चर निकल के आना है। तो दोनों कंपाउंड में हम लोग रिएक्शन कराएं तो इंटरमीडिएट अपना एक ही आ रहा है, मतलब जो इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्जैक्टली वही इंटरमीडिएट आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज मालूम पड़ रहा है कि इंटरमीडिएट तो सेम है दोनों केसेस में, जो कार्बोकैटायन है एग्जैक्टली सेम है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे हमको मतलब भी नहीं, प्रोडक्ट हम छोड़ देते हैं। लेकिन रिएक्टेंट ए में और रिएक्टेंट बी वाले पार्ट में बी ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बी वाला पार्ट थोड़े लोअर एनर्जी पे होगा, जबकि ए वाला पार्ट अनस्टेबल है, थोड़े हाई एनर्जी पे होगा, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और ए वाला पार्ट अगर हायर एनर्जी पे है तो इस केस में जब इंटरमीडिएट में जाएगा तो जो भी एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के थ्रू ऐसा डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। सेम टाइप से बी वाले पार्ट के लिए भी डायग्राम मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में अब लोग अगर ए और बी को कंसिडर करें तो जो हम लोग का जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट जितना हाइयर होगा, तो जैसे दोनों में कार्बोकैटायन तो सेम है, अगर कार्बोकैटायन सेम है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं रहेगा। एक्चुअल में ऐसा डायग्राम ज़्यादा प्रिसाइज इस टाइप का बनना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन के जैसा ही कैरेक्टर है, तो कार्बोकैटायन अगर सेम है तो ट्रांजिशन स्टेट एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए। तो दोनों का ट्रांजिशन स्टेट सेम है, लेकिन ए वाले पार्ट में थोड़ा हायर एनर्जी है जबकि बी वाले पार्ट में थोड़ा लोअर एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कम है। अगर एनर्जी गैप कम है मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड है, और अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ये तो खैर अपने एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के थ्रू बनाने का सवाल हो गया, बट हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के थ्रू काम नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि प्रोडक्ट में तो जाना चलो सिमिलर टाइप की चीज़ है, लेकिन रिएक्टेंट के कंसिडरेशन से अगर लेके चले तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में हम लोगों का जो स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन है वो एग्जैक्टली दिख रहा। ए वाला पार्ट अनस्टेबल है क्योंकि ए वाले पार्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे फिर एक्सियल पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप है, तो जो अनस्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसका मतलब आराम से हम लोग ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ये तो हम लोग लास्ट क्लास तक में डिस्कस किए थे SN1 रिएक्शन वाला पार्ट, और उससे पहले पॉइंट सारे लिखा दिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस 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 दिस। ओके चलो ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है जिसको याद रखना मेरे हिसाब से ज़्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ठीक है। जैसे एक हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर कंसिडर करते हैं। स्टेरिक फैक्टर हम लोग रेट ऑफ SN1 वाले पार्ट में कंसिडर करते हैं, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, और मेरे हिसाब से हाईली अनलाइकली है कि जेईई एडवांस तक में भी पूछे। मेरे हिसाब से जेईई मेंस तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, बट जेईई एडवांस में भी हाईली अनलाइकली है कि ये चीज़ पूछे। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होता है तो उसके वजह से भी ऑल्दो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, बट अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है वो हाई हो जाता है। जैसे अगर मान लो अगर हम लोग ये दोनों कार्बोकैटायन की बात करें, टर्शियरी मिथाइल कटायन, और दूसरा अगर ये कंपाउंड को कंसिडर करके चले, कार्बन के ऊपर एक हेलोजन है और इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही बड़ा कार्बन चेन वाला स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में कार्बोकैटायन पहले वाले में ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले वाले में 9 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, अगर यहाँ से X हटता है और पॉजिटिव चार्ज बनता है तो 9 हाइपर कंजुगेशन मतलब डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है। दूसरे वाले केस में तो हाइपर कंजुगेशन नहीं है, प्लस आई ज़्यादा होगा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से, मतलब जो लिविंग ग्रुप है और इसका भी साइज बड़ा है और कार्बन चेन का साइज भी बड़ा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से हम लोग का सेकेंड वाले केस में रेट ऑफ SN1 वाला पार्ट ज़्यादा होगा। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है इसको हम लोग रिलेट भी नहीं कर सकते। जैसे हमको नहीं मालूम कि CH3 बड़ा है कि Cl बड़ा है, कार्बन क्लोरीन मालूम है, लेकिन CH3 और Cl, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन आ गया, अब कंबाइंड मॉलिक्यूल है, कंबाइंड स्ट्रक्चर का जो साइज है वो एक सिंगल एटम से बड़ा है कि छोटा है डिसाइड नहीं कर सकते। तो स्टेरिक फैक्टर के ऊपर सवाल रेयरली पूछा जाएगा, कंपैरिजन नहीं होगा। उस फैक्ट से सवाल एसोसिएटेड जरूर हो सकता है, लेकिन स्टेरिक फैक्टर का कंपैरिजन कभी भी काम का नहीं होगा। लेकिन इस तरह का एक दो केसेस बस ध्यान रखने, जैसे मान लो
सिमिलर टाइप का एक और केस कंसिडर करके चलते हैं। मान लो इस तरह का केस दे रखा, एक ये दे रखा और दूसरा स्टेरिक फैक्टर का पार्ट अगर कंसिडर करना है तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दे सकता है। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर के वजह से जो हेलोजन वाला पार्ट है, ये हेलोजन वाला पार्ट काफ़ी तेजी से रिमूव हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये भी पार्ट थोड़ा ध्यान रखने लायक होगा जो SN1 के रेट में हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। नोट कर लो इस चीज़ को और इस पॉइंट को याद रखना है प्रिसाइजली। और अगर इस चीज़ को नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, बस सिंपल सा पॉइंट है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। और इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि आगे रिएक्शंस वाले पार्ट में इस चीज़ को हम लोग आराम से यूज़ किया करते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। चलो ध्यान दो, जैसे कौन कौन से कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते, तो अभी तक हम लोग ऐसा कंपेयर करके चल रहे थे, ये कार्बोकेटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ वाले पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो कि कार्बोकेटायन बहुत लेस स्टेबल है, बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल, तब उस केस में डेफिनेटली वहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। तो उस केस में एक तो ये कंसिडरेशन है कि अगर हम लोग मिथाइल हैलाइड लेके चलते हैं तो मिथाइल हैलाइड वाले पार्ट में कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है, केवल एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, काफी अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, ये पार्ट SN1 रिएक्शन नहीं देता। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन करेंगे तो बात अलग है, अदरवाइज SN1 रिएक्शन नहीं देगा, कोई दूसरा रिएक्शन डेफिनेटली दे सकता है, SN1 नहीं देना चाहेगा। सबसे पहला कंसिडरेशन। दूसरे कंसिडरेशन में हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि कार्बन के ऊपर हम लोग का हैलोजन है, तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस टाइप का कुछ बन के आना चाहिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को हम लोग विनाइल कटायन बोलते हैं। विनाइल कटायन हो या फिर इसी के जगह पे हम लोग बेंजीन वाले पार्ट को लेके चल रहे, बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर हैलोजन दे रखा, तो इस केस में बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस चीज को हम लोग अराइल कटायन बोल सकते हैं। अराइल कटायन हो या विनाइल कटायन हो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। इन दोनों को हम लोग एक ही साथ कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, और इसका रीजन सिंपली ये है, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है, इस तरह का कार्बोकेटायन हम लोग नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते या फिर बना भी सकते हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में बना सकते हैं, नॉर्मली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तो रीजन में ये मेंशन कर देंगे, कार्बोकेटायन अनस्टेबल होने की वजह से ये इंटरमीडिएट नहीं बन सकता, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, इनफैक्ट ये चीज तुम लोग को अपने स्कूल एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉर्मली एक और चीज पूछा जाता है, जैसे अराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड जो है वो SN1 या SN2 रिएक्शन दोनों नहीं देता, ऐसा क्यों? तो उसका एक छोटा सा रीजन बोला जाता है कि हेलोजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस में जा सकता है। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से हेलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ तो उसके वजह से कंपाउंड वाले पार्ट में लिविंग ग्रुप हटने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ नीचे नोट लिख करके मेंशन कर लो, partial double bond character is developed in carbon halogen bond due to resonance.
और ये एक रीजन है जो स्कूल के एग्जाम के लिए एकदम प्रॉपरली याद रखना है। स्कूल के एग्जाम में ऊपर वाला पार्ट याद नहीं रखना है, नीचे वाला पार्ट याद रखना है। इनफैक्ट नीचे वाला पार्ट एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ये तो वैसे भी ध्यान होना चाहिए। बट विनाइल कटायन और अराइल कटायन बहुत ही अनस्टेबल होता है, मेनली हम लोग इस कंसेंट्रेशन के हिसाब से इसको ध्यान रखेंगे। इन दोनों को नोट करने के बाद तीसरा हम लोग एक ये पार्ट लेके चल सकते हैं, ब्रिज हेड वाला पार्ट। ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते। यहाँ वाले पार्ट में जो कार्बोकेटायन बनता है, वो कार्बोकेटायन वाला पार्ट बहुत अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एट ब्रिज हेड इज वेरी अनस्टेबल, और इतना अनस्टेबल होता है कि नॉर्मली नहीं बनता। नॉर्मली क्या नहीं बनता है, इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि हम लोग ब्रिज हेड वाले पार्ट पे कभी भी प्लानर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। और उसी टाइम पे मेंशन करते हैं हम लोग कि ब्रिज हेड पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। उस चीज को हम लोग ब्रेड स्टूल भी बोलते हैं। ब्रिज हेड कैन नॉट बी प्लानर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड स्टूल। उसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस केस में ब्रिज हेड एटम वाले पार्ट के ऊपर अगर लिविंग ग्रुप हुआ तो काम खराब हो जाएगा। और इनके बाद एक छोटा सा कंसिडरेशन ये ले सकते हैं, अगर लिविंग ग्रुप बहुत ही पुअर हुआ तब उस केस में हम लोग SN1 रिएक्शन नहीं करा सकते। जैसे लास्ट क्लास में बताया था इस चीज को कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिविंग ग्रुप हटता है। तो लिविंग ग्रुप अगर हटा तो इस केस में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा हम लोग बोलते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप अगर बहुत पुअर है, बहुत पुअर के 3 4 5 एग्जाम्पल्स इसको ध्यान रखना है। अगर लिविंग ग्रुप बहुत पुअर है तो हटेगा ही नहीं, और अगर हटेगा नहीं तो कार्बोकेटायन बनेगा भी नहीं। कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो SN1 रिएक्शन की बात कहाँ से कर सकते हैं। तो इस केस में एक तो लिविंग ग्रुप वाले पार्ट में F माइनस बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, दूसरा OH माइनस, तीसरा OR माइनस, चौथा NH2 माइनस। इस तरह के जो भी लिविंग ग्रुप है ये सारे के सारे बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। इन सब को हम लोग नहीं हटा सकते। इन सब केसेस में हम लोग कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। नोट कर लें रिएक्शंस को, 11 पॉइंट्स को। तो ध्यान रखना है इस चीज का। इन सब केसेस में ये मतलब 4 केसेस लिखे हैं बट एक में डबल केस है, मतलब टोटल 5 केसेस में हम लोग SN1 रिएक्शन नहीं करा सकते। तो अगर कभी भी रिएक्शन में इस तरह के चांसेस है कि जहाँ 2 जगह रिएक्शन हो सकता है बट उसमें से 5 केसेस में से कोई एक केस है, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाया करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना। और इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। सर हाँ बोलो। सर वो वाले क्वेश्चन में 2 ग्रेटर देन 1 था सर। कौन वाले केसेस में? वो चेयर फॉर्म वाला था ना क्वेश्चन, हाँ उसमें 2 ग्रेटर देन 1 होगा ना। क्यों? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना। इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अच्छा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। बोल भाई, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इक्वेटोरियल पोजीशन के उससे कंपेयर करते हैं क्या? पहले वाले केस में लिविंग ग्रुप क्या है? Cl माइनस। दूसरे वाले केस में Cl माइनस। किसी पोजीशन पे हो लिविंग ग्रुप Cl माइनस है, बॉन्ड टूट के हटेगा, Cl माइनस हटेगा। इक्वेटोरियल से हटे या एक्सियल से हटे, रिपल्शन उसको एक्सियल पे ज्यादा मिल रहा, तो रिपल्शन से दूर जाना चाहेगा। तो रिपल्शन उसको एक्सेल पे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा इजीली दूर जाना चाहेगा, निकलना तो लास्टली Cl माइनस को ही है जैसे भी निकले। बट रिपल्शन से ज्यादा इजीली निकलना चाहेगा, ज्यादा जल्दी दूर भागना चाहेगा। बुझाया कुछ? यस सर। क्या यस सर। मरा हुआ काहे बोल रहा भाई? तुम लोग के शरीर में जान नहीं क्या एकदम? अब ऑनलाइन क्लास कर करके थक गए? चलो, दिमाग में एक आइडिया आया है हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, बेसिकली हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के दिमाग में कुछ कल रात को आइडिया आया था, डिस्कशन हुआ है। DC के पास लेके जाना है आइडिया हम लोगों को।
एक दो दोस्त लोगों से भी डिस्कशन हुआ है, सर लोगों से भी डिस्कशन हुआ है, तो शायद से कल या परसों हम लोग जाएंगे डीसी के पास कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं वो एक बार डिस्कशन करना। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग का लॉकडाउन के पीरियड में ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, और बाकी आइडिया तो आ ही सकता है, दिमाग में हम लोग खुराफाती चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। चलो ध्यान दो। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। उसमें शुरू में हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करा रहे हैं। शुरू के एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करके तुमको दिखाएंगे और बाकी बात के क्वेश्चंस तुमको ट्राई करने हैं और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो शुरू के 2-3 एग्जांपल्स में हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को कंसीडर करके चलेंगे। चलो ध्यान दो, अभी नोट मत करना कुछ भी, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे मान लो सबसे पहला केस है, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस चीज को ढंग से सुनो, और नहीं सुनेंगे तो आंसर गलत आएगा, फिर हमको मत बोलना, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, जैसे सबस्ट्रेट में हम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड दे रखा है और हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट H2 दे रखा है, और ये चीज तुम लोग को बोला भी था कि इन जनरल सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसीलिए हम लोग SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोला करते हैं। बोलने का एक तरीका होता है इन जनरल, ठीक है। तो इस केस में जैसे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन जब हम लोग बोल रहे हैं तो मालूम पड़ गया कि SN1 रिएक्शन है। अगर SN1 रिएक्शन होना है मतलब सबसे पहला पार्ट क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बनना है तो जैसे बार बार कार्बोकैटायन बनाओ मत, मैकेनिज्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं, बट इसको हम लिख करके बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसे तुम लोगों को काम करना है। तो जैसे यहाँ से Cl- हटा, लास्ट क्लास में यही स्टेप बताया था कि कार्बन लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो हटता है और लिविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके गायब हो जाता है। तो उसके वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब एक चीज का ध्यान दो यहाँ पे, जैसे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ Cl- के साथ पॉजिटिव चार्ज कंबाइन कर सकता है, लेकिन जब ये दोनों में कॉम्बिनेशन होगा तो यही चीज बन जाएगा, कुछ नया नहीं बन रहा। लेकिन अगर मीडियम में H2O प्रेजेंट है तो H2O वाला पार्ट आराम से अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इस ऑक्सीजन वाले पार्ट के लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में आराम से OH2+ का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, H2O न्यूट्रल था तो इसीलिए OH2+ आया, अगर OH- होता तो उधर OH2+ नहीं आता। और एक एक्स्ट्रा पार्ट अब यहाँ से ध्यान रखना, शायद पहले भी कभी मेंशन किए थे इस चीज को, कि अगर कभी भी ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन हो तो उस केस वहां से पॉजिटिव चार्ज को हटा करके आराम से हम लोग H को हटा करके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट में हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक हाइड्रोजन भी है तो इस केस में आराम से हाइड्रोजन को हटा दिया करना, मतलब H+ को रिमूव कर दिया करना, उससे हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। हम लोग पूरे स्ट्रक्चर में पहले सबस्ट्रेट वाले पार्ट से लिविंग ग्रुप हटा, कार्बोकैटायन बना, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से एक पॉजिटिव चार्ज आया न्यूक्लियोफाइल में, जो कि हम लोग H+ को रिमूव करके आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग का प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल बना। लेकिन बार बार इतना लंबा स्टेप क्यों करना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो करना क्या होगा इस चीज को मेंशन कर रहा है, एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या करना है इस चीज की बात करते हैं। इधर क्लोरीन है और दूसरे वाले पार्ट में H2O। तो पहले तो ये देख लेना कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, बाकी देखते देखते आदत भी पड़ जाएगा। तो अभी जैसे मालूम है कि H2 वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा Cl वाला पार्ट हटेगा, इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो केवल ये चीज देखना कि पूरे स्ट्रक्चर में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा। तो मालूम पड़ गया कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जाने वाला है, और जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बना के ही काम करना, जो भी रिएक्शन देगा पॉजिटिव चार्ज बना के ही काम करना। पॉजिटिव चार्ज को बना के चेक कर लेना ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ वाले कार्बन के ऊपर 3 डिग्री दे रखा है और 3 डिग्री से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड है और नॉर्मल कार्बन अटैच्ड है। तो अगर 3 डिग्री कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और आजू बाजू में 1 डिग्री कार्बन है तब उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा मतलब यही अपना फाइनल कार्बोकैटायन है, डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हैं। और दूसरा पार्ट H2O न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का नेगेटिव पार्ट क्या है। तो जैसे H2O को हम लोग H+ और OH- के फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया करते हैं, तो हम लोग का जो निगेटिवली चार्ज पार्ट है, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो उससे रिएक्शन करने के लिए हम लोग को एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो इस केस में पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन के लिए H2O का नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल उसका नेगेटिव वाला पार्ट देखना, केवल केवल नेगेटिव वाला पार्ट। और कैसे बना सकते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, जैसे मान लो ROH है अल्कोहल, तो नॉर्मली इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH माइनस बनाता है। OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं होता है, अल्कोहल वाला पार्ट भी डिसोसिएट करके RO माइनस और H प्लस ही दे सकता है, मतलब R प्लस और OH माइनस नॉर्मली नहीं बनता है। तो इस केस में जब ROH होगा तो ROH वाले पार्ट से H प्लस को हटाया करना। कभी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस सब तरह के एलिमेंट्स दे रखा और हाइड्रोजन दे रखा, तो हाइड्रोजन को ही रिमूव करना है, बाकी एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करना है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो H2O है, उसमें से H प्लस और OH माइनस वाले पार्ट को हम आराम से रिमूव कर दिए, और इसके बाद इस नेगेटिवली चार्ज पार्ट को उस कार्बोकेटाइन के ऊपर एड अप करा दिए, जो कि फाइनल रीअरेंजमेंट के बाद आना चाहिए था। तो हम लोग का Cl माइनस यहाँ से हट गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, OH माइनस इस पे ऐड हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट में आराम से अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन था, तो सॉल्व करते वक्त मुश्किल से 1 मिनट का सवाल होगा, अगर बनना होगा तो 1 मिनट में बन जाएगा। और उसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहेंगी, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर किसी को डिफिकल्टी होगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज ये पूरा पार्ट नोट कर लो। मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, इस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इस रिएक्शन के तरीके से ही काम करना है। नोट करो इस चीज़ को। मैकेनिज्म देखते जाओ, टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते जाएंगे, और GOC वाला पार्ट हम सेशन देंगे, कवर करते जाओ। अगर जिन लोगों का छूट रखा है डाउट क्लास लेकर के, जो कुछ भी करके उसको कवर करते जाओ। अभी रांची वाले बैच में GOC हम पढ़ाए भी थे, उनका लेक्चर भी देख सकते हैं, तो रिवाइज हो जाएगा वो चीज़। एटलीस्ट उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को देख लो, वो चीज़ रिवाइज हो जाएगा। चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट नोट कर लिया तो सेकंड नंबर पे आते हैं। जैसे मान लो अगर ये सवाल दे रखा और इसका रिएक्शन कराने बोला है CH3OH के साथ, तो पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना होता तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ की बात करते हैं। पहला काम, जो भी हम लोग का रिएक्टेंट दिया वहां से लिविंग ग्रुप को हटा के पॉजिटिव चार्ज बनाओ। सबसे पहला काम, पॉजिटिव चार्ज जो बनाया, और हमेशा बनाना ही बनाना है जब भी कार्बोकेटाइन का केस आता है जिस भी मैकेनिज्म में, तो बिना कार्बोकेटाइन बनाए हुए काम मत किया करो, वरना गलती कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिखा और दिख रहा है कि यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस है तो इस केस में जितने भी कार्बोकेटाइन बन सकते हैं वो सारे के सारे कार्बोकेटाइन बनाते हुए काम करना है। तो इन केसेस में पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, इसके जस्ट बगल में रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा करके, और हाइड्राइड शिफ्ट में भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को आराम से बगल वाले पार्ट पे डाल सकते हैं। ये नॉर्मल लिखने का तरीका होगा। अब यहाँ से फर्दर को रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी देखें, 3 डिग्री के बगल में 1 डिग्री, 1 डिग्री, और यहाँ पे 2 डिग्री, मतलब यहाँ पे कोई फर्दर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर नहीं है तो अब यहाँ पे CH3OH वाले पार्ट को कंसिडर करो, और इसके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को कंसिडर करो। तो CH3OH में आइदर CH3 प्लस हट सकता है या फिर H प्लस हट सकता है। CH3 प्लस नहीं हटा करता है, कार्बन कभी भी रिमूव नहीं होता है अगर हाइड्रोजन रहा तो इस केस में H प्लस अगर हटेगा तो CH3O माइनस वाला पार्ट आएगा। उस चीज़ को यहाँ पे एडअप किया, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो हम लोगों का कार्बन का स्केलेटन स्ट्रक्चर था वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसके साथ साथ OCH3 आराम से ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन से अटैच हुआ और ऑक्सीजन के साथ CH3 है, तो कार्बन से O से CH3 वाला पार्ट, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है।
कल हमसे नोमेनक्लेचर का कोई सवाल पूछा था, कौन पूछा था? सूरज पूछा था ना? यस सर। चल इसका नोमेनक्लेचर बता, ये जो कंपाउंड बना है प्रोडक्ट, इसका नोमेनक्लेचर बता। बता भाई नोमेनक्लेचर। यस सर, एक मिनट। यस सर, 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाओ। अब इतना टाइम लगेगा? नोमेनक्लेचर के नाम से 2-4 लोग गायब हो गए। एक मिनट सर थोड़ा, 1 मिनट। हाँ भाई बोलो। मिथॉक्सी पेंटेन। मिथॉक्सी पेंटेन। पेंटेन। शर्म आता है बोलते हुए मिथॉक्सी पेंटेन? हाँ भाई वैभव बोलो। मिथॉक्सी नहीं, 1 मिथाइल मिथॉक्सी ब्यूटेन। 1 मिथाइल, वन नहीं, टू मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। पहले मिथॉक्सी आएगा पहले मिथाइल आएगा? हाँ, मिथॉक्सी आएगा सर, क्योंकि O है और उसमें Y है। 2 पे मिथाइल, सॉरी 2 पे मिथॉक्सी, उसके अलावा 2 वाले पार्ट पे मिथाइल, और उसके अलावा 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेन। क्या सूरज, क्या नालायक आदमी है तो। तुम लोग को बोले थे सर नोमेनक्लेचर का सवाल हम पूछेंगे, घटिया लोग एकदम। और सवाल पता नहीं कहाँ का नोमेनक्लेचर का पूछता है, क्या भारी भारी सवाल पूछता है नोमेनक्लेचर का, घटिया सवाल बनता नहीं है, खाली भारी सर भारी वो सवाल बनाने में लगा रहता है। वर्कशीट में दिया हुआ था। हाँ तो वर्कशीट में दिया हुआ था तो बेसिक नहीं बनाया है क्या उसका? वर्कशीट में दिया हुआ था। हम तो पहले ही बोले कि वर्कशीट में तुमको बहुत अच्छा अच्छा सवाल मिलेगा। हम तो बोले वो भारी सवाल है, आसान नहीं है, लेकिन इतना भी भारी नहीं है, अच्छा सवाल है। लेकिन इतना घटिया सवाल नहीं बनाया है क्या? अगर तुमको भारी सवाल नहीं बन रहा तो पहले बेसिक्स वाले को क्लियर करो। इतना वर्कशीट मिला है तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का, बुकलेट में इतना सवाल मिला, और कितना चाहिए नोमेनक्लेचर तुमको? बहुत मार खाएगा तुम लोग। चलो ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे पूरे केस में क्या किया, पहले कार्बोकेटायन बनाए, और कार्बोकेटायन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट चेक किया, और रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनाए। अब इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट नोट लिख करके मेंशन कर लो। जब भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का सवाल होगा, जनरली जब भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का सवाल होगा, तब उस केस में जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन के आएगा, उसके तरफ से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जैसे मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हम बताते हैं। मान लो इस पूरे केस में अगर हम लोग ढंग से कंसिडर करें, तो एक तो यहाँ कार्बोकेटायन बना, तो हो सकता है कि जैसे ही ये कार्बोकेटायन बना ये न्यूक्लियोफाइल उस पर ऐड हो जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि ये चीज बोला भी था, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तो जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो इंस्टेंटली कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट फिर भी चांसेस है 1%, 0.1%, कुछ तो चांस है कि कार्बोकेटायन अगर बना तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। तो अगर कार्बोकेटायन बनता है तो जहां बना वहां से भी प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। इसलिए तुम लोग ये स्टेप्स लिखने बोल रहे हैं, क्योंकि सवाल अब कभी भी नहीं पूछता फाइंड द प्रोडक्ट। सवाल दो तरीके से पूछता है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटीजर टाइप में डालने के लिए सबसे इजी पॉसिबिलिटी है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलेगा तो पहला काम जहां कार्बोकेटायन बनता है वो बनाओ, फिर रीअरेंजमेंट में भी सारे के सारे रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन को बनाना है, ना कि सीधा फाइनल वाला पार्ट, क्योंकि एक एक स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा तो सारे के सारे कार्बोकेटायंस बनेंगे, और अगर सारे के सारे कार्बोकेटायंस बनेंगे तो सब जगह से प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन मेजर कौन सा होगा? मेजर का मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा? तो जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है
वही सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में, वहीं से हम लोग को हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो नोट में ये पॉइंट मेंशन कर लेना। चाहे तो इसी में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ वाले पार्ट में अगर हम लोग CH3O- कंसिडर करें तो इस पे भी हम लोग CH3O- का एडिशन करके आराम से OCH3 का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट 1 भी बनेगा, प्रोडक्ट 2 भी बनेगा, और प्रोडक्ट 2 वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसी क्वेश्चन में मेंशन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, तब उस केस में जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल रहा था उसकी तरफ से आया हुआ प्रोडक्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। पॉइंट नोट कर लो इसके नीचे। Product formed by the most stable carbocation after rearrangement will be the major product. Will be the major product. तो अब तुम लोगों को क्या करना है ये भी बता रहे हैं। पहला काम, अगर सवाल देगा तो तुम लोगों को तो सारे प्रोडक्ट बनाने हैं बाय डिफॉल्ट मान के चलो, ठीक है। तुमको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पहला चीज। और दूसरा, अगर रीअरेंजमेंट है तो, अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तब तो डायरेक्ट सवाल बनेगा। अगर रीअरेंजमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, पहला। और दूसरा, उसमें मेजर कौन सा होगा ये भी मेंशन करते हुए काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उसी में इस चीज को बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू करते चलो और फटाफट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और मेजर कौन सा है दोनों मेंशन करना है। क्वेश्चन नोट करते जाओ पहले। सर 4 वाला छूट गया। इतना धीरे छापता है भी तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे AgNO3 दे रखा है। इसका क्या पर्पस है उसको मेंशन करते हैं। जैसे हम लोग इन जनरल जब बात करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 1 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होता है। तो अगर 1 डिग्री पे हेलोजन है तो बहुत ही पुअर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल निकल के नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग
इस कंपाउंड का रिएक्शन, जैसे मान लो RBr है, इसका रिएक्शन Ag+ के साथ करा दे, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि AgBr वाला पार्ट सॉलिड फॉर्म में प्रिसिपिटेट कर सकता है। तो ये सॉलिड कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है ये प्रोडक्ट के साइड को काफ़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे करके रखता है, जिसके वजह से यहाँ का Br वाला पार्ट Br- के फॉर्मेट में हटेगा ही हटेगा, और हटने के बाद R+ का फॉर्मेशन कराएगा। तो ऑल्दो ये 1 डिग्री कार्बन पे जनरली रिएक्शन नहीं होता, बहुत मुश्किल से रिएक्शन होता है, वहाँ SN2 रिएक्शन हो जाता है, अभी के लिए बता दे रहा है केवल। लेकिन अगर वहाँ पे AgNO3 दे दिया तो कार्बोकैटायन बनाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन में आ जाएगा, जो कि Ag+ के फॉर्म में है। AgBr को प्रिसिपिटेट कराएगा, सॉलिड का फॉर्मेशन कराएगा प्रोडक्ट के साइड में। और बचपन से सुनते आ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सॉलिड, मतलब प्रोडक्ट का साइड काफी स्टेबिलिटी गेन करने वाला है, इसलिए Br- हट के वहाँ कार्बोकैटायन बनाएगा ही बनाएगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, ट्राई करो सवाल सारे। इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करके फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में सारे वापस से सेम सवाल होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बस उसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, बस एक एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। सर 4 और 5 छूट गया था। 4 और 5 दोनों छूट गया था? अबे तो छापता है क्या करता है मतलब? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा फिर तो ठीक है, वो लगता 3 है खान नंबर 3 भी छूट गया है। छोड़ ही दो तुम लोग, क्लास ही छोड़ दो, 3 भी छूट गया है। और नेट का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई अभी सबको, समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन ट्राई करो क्वेश्चन, ट्राई करो, थोड़ा एक कॉल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर नोट कर लेगा तो 5 दिखा देते हैं। क्वेश्चन ट्राई करो, एक कॉल आ रहा है, हम कॉल थोड़ा रिसीव करते हैं। हेलो, मैसेज तो नहीं आया मेरे पास और क्लास चल रहा है मेरा। मैसेज नहीं आया है, कभी कभी मैसेज नहीं आता है शाम में, कल सुबह आ जाएगा। एक तो जिंदगी फोन खराब करके रखे हुए है, सुबह से शाम तक इतना कॉल आता है कि माथा खराब हो गया भाई। इतना कहीं कॉल करता है कोई, सब पता नहीं कितने फुर्सत में आ गए।
अगर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लिया होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लिया होगा, तो उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फिर से हम एक और बता दे रहे हैं क्या करना है। पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन वाले पार्ट में जो लिविंग ग्रुप्स को हटा के पॉजिटिव चार्ज बना के चेक कर लो रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दिख रहा है रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो H2O का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट H+ को हटाएंगे तो OH- वाला पार्ट आराम से इस पे ऐड कर सकते हैं। अगर OH- ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट आराम से बन जाना चाहिए था। सेकेंड वाले केस में तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बनाना है, तो कार्बोकेटायन बनाएंगे, चेक करेंगे कि रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस केस में इस कार्बोकेटायन को हम दूसरे ओरिएंटेशन में बना देते हैं। जैसे यहाँ से जब आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज बना एग्जैक्टली उस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग एक प्रोडक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं आराम से। CH3OH वाले पार्ट से जब H+ हटेगा तो CH3O- आराम से इस कार्बन पे ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ से एक प्रोडक्ट आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे OCH3 आ गया, पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 5 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। और अगर रिंग एक्सपेंशन हुआ तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा और बगल का मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट बगल वाले कार्बन पे। तो 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, पहली पॉसिबिलिटी। और 6 मेंबर्ड रिंग भी हॉरिजॉन्टल बना देता है। 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा जिसपे एक मिथाइल ग्रुप होगा और उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी के लिए। तो यहाँ से फिर से OCH3 वाले पार्ट को ऐड करके हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पे OCH3 ये पार्ट। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले पे 3 डिग्री कार्बन दिख रहा, मतलब फिर से रीअरेंजमेंट होगा। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं आराम से। जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में 6 मेंबर रिंग बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग तीसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें OCH3 वाले पार्ट को ऐड करके। जिस कार्बन पे मिथाइल है उसी पे OCH3 वाला पार्ट। तो टोटल 3 पॉसिबल कार्बोकेटायंस है, मतलब टोटल 3 पॉसिबल प्रोडक्ट है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर 5-6 ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है जी किसी को? बहुत नालायक आदमी है, पूछता ही नहीं है कोई। यशी कोई डाउट? नहीं सर। आपको दो लोगों का नाम सीधा सीधा दिखता है, अंशु का नाम सबसे ऊपर दिखता है, यशी का नाम सबसे नीचे दिखता है। दोनों एक साथ आई है, दोनों का नाम एकदम बिल्कुल अलग अलग कोने में कहाँ से आ गया है? हम नॉर्मली जैसे पार्टिसिपेंट्स खोलते हैं तो पहले अंशु का नाम दिखता है, फिर स्क्रॉल करते हैं गलती से पूरा नीचे तक तो यशी का नाम दिखाई देता है। और बीच में PQRS तो कहीं दिखाई नहीं देता है। 2-4 लेटर तो H है, गायब भी हो जाता है। हर्ष खेतान का नाम ढूंढना पड़ता है कभी कि अच्छा कहाँ पे है। D हो गया, H हो गया, सब नाम ही नहीं। कहाँ से ऐसा यूनिक लेटर ढूंढ लिया तुम्हारे घर वाले नाम रखने के लिए?
चलो क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट को ट्राई करो, 6 को ट्राई करो, 7 को ट्राई करो। कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो। सिंपल सा केस है, इसलिए सबसे पहले ये डिस्कशन किया है। SN2 रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ा आसान है। SN2 वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के प्रोडक्ट मेंशन कर दे रहे हैं, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रोडक्ट बनाया है सही है कि गलत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी तो बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में तुम्हारा ये भी एक प्रोडक्ट आएगा, एक OH यहाँ पे, जिसको हटाएंगे Br को तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक वहां से प्रोडक्ट, और एक रीअरेंजमेंट के बाद ये दूसरा प्रोडक्ट आना है। अगर रीअरेंजमेंट में किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना मेरे से। यस सर। रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में दिक्कत है, जैसे अगर मान लो कि कार्बोकेटायन बना हम लोगों का, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा। तो उस केस में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पे 2 मिथाइल ग्रुप बचा रह गया, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज था पहले से, वहाँ वाले पार्ट पे एक मिथाइल ग्रुप था पहले से, एक मिथाइल ग्रुप आ गया बाहर से। तो यहाँ पे तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में क्लास नहीं किया था क्या? बोलो भाई जल्दी। नो सर। तो रीअरेंजमेंट में क्लास नहीं किया है तो लेक्चर देख लिया करो यूट्यूब का। पहले ही बोल दिया था कि कोई भी लेक्चर कोई छोड़ेगा नहीं, हर एक चीजें कनेक्टेड है। लेक्चर नहीं देखेंगे तो हम समझा नहीं सकते इस चीज को। यस सर देखिए। लेक्चर छूट जाता है तो देख लिया करो भाई लेक्चर, यूट्यूब पे इसलिए रेगुलरली हम लोग डाल दिया करते हैं। कुछ करना भी नहीं है मेहनत तुम लोगों को, बस प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके रखो। चैनल सब्सक्राइब मत करो, प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके रखो। जैसे प्लेलिस्ट में कोई वीडियो आएगा तुमको लिंक अपने आप पहुंच जाएगा। दुनिया वालों ने इतना टेक्नोलॉजी बनाया है, तुम लोग यूज ही नहीं करता है, बस पबजी खेलने के लिए यूज करता है। अभी कोई न्यूज आया था न्यूज़पेपर में, 16 लाख का परचेज कर लिया था, इन ऐप परचेज। उसमें बम बम खरीद लिया होगा, बंदूक खरीद लिया होगा, बढ़िया दिहा PUBG में। हाँ पबजी में दिहाड़ी मजदूरी करवा रहे उसके पापा। तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा, दिहाड़ी करवाएंगे तुम लोगों से। वैसे भी लॉकडाउन के बाद यही होना है तुम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसका मतलब एक कार्बोकेटायन तो हमको यहीं से दिख रहा है कि आराम से यहाँ वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे OH ऐड हो सकता है। दूसरा, 5 मेंबर रिंग के जस्ट पहले, इसको स्टार मार्क भी कराया था रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट में, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब आराम से रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट होगा। और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो जिस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे फर्क पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज उसके आजू बाजू शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड इधर, मतलब सॉरी कार्बन चेन इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा। तो इस केस में ये अपना सेकंड कार्बोकेटायन आएगा, तो यहाँ से हम लोग OH बना सकते हैं। कार्बोकेटायन सारे के सारे मैंने मेंशन किए थे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में, उस चीज को मेंशन नहीं कर रहा है। फिर यहाँ से वापस से रिंग एक्सपेंशन होता है, और रिंग एक्सपेंशन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों का तीसरा जो, चलो एक काम करते हैं, हम कार्बोकेटायन बनाते चले जाते हैं। एक कार्बोकेटायन ये बनेगा, दूसरा कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन की वजह से ये बनेगा। फिर यहाँ से लिख देते हैं इस चीज़ को, ये रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट हुआ तो ये कार्बोकेटायन बना। फिर दूसरा यहाँ वाले पार्ट में मिथाइल शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट नीचे वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो 2 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हम लोग किसी भी एक 3 डिग्री वाले कार्बन पे डाल सकते हैं। ऑल्दो इस डायग्राम के हिसाब से नीचे पे पॉजिटिव आना चाहिए, बट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक प्रोडक्ट तो पहले वाले पार्ट से बन जाना चाहिए, जहाँ पे ब्रोमीन है एग्जैक्टली वहीं पे OH आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट सेकंड वाले केस से बन जाना चाहिए कि हम लोगों के सेकंड वाले केस में
जो 6 मेंबर रिंग निकल के आया उसमें जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे OH, और तीसरा जो हम लोगों का मेन मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, आराम से ये कंसिडर कर सकते हैं, ये अपना मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है। शिवम, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा, कितना आएगा प्रोडक्ट? 3 सर। 3 पक्का? क्या क्या प्रोडक्ट आएगा 3 में? एक तो जहाँ पे ब्रोमीन है वहीं पे OH लगा, OH है ना, हाँ वहाँ पे OH लगा देंगे। और फिर सेकेंड डिग्री वाला उसके बनेगा, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, OH लगा देंगे। और फिर वहाँ थर्ड डिग्री पे। यहाँ थर्ड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है रे नालायक। नो सर। अरे वहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर यस सर, पॉजिटिव यस चार्ज सर। जाएगा क्या? नो कितना? सर। तो कितना हो जाएगा? 2। पक्का 2? यस सर। बताओ भी कोई, 2 आंसर होगा कि 3 आंसर होगा? 3। कौन बोला 3? बताओ भाई कौन बोला 3? थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अंकित बताओ भाई, अंकित 3 कैसे है? तो उसके बाद रेजोनेंस में भी तो जाएगा। हाँ, इसके बाद रेजोनेंस में भी आराम से कंपाउंड जा सकता है। तो अगर रेजोनेंस में कार्बोकेटायन जाएगा तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर आराम से निकल के आएगा ही आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब पहला स्ट्रक्चर तो रीअरेंजमेंट से हुआ, मतलब पहले से दूसरे वाले में जब गए तो उस केस में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे से तीसरे में रेजोनेंस के वजह से जा सकते हैं, इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर पे बनाते वक्त जो 2 साइडेड एरो होता है उसको मेंशन किया है। तो टोटल 3 पॉसिबल डिफरेंट कार्बोकेटायंस हैं, और अगर 3 डिफरेंट कार्बोकेटायंस है तो इस केस में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट भी आराम से निकल के आएगा। ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। अब ये बताइए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। दूसरा। सर तीसरा। पहला वाला तो मेजर प्रोडक्ट हो नहीं सकता, कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, ठीक है। दूसरा और तीसरा हो सकता है क्योंकि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में कार्बोकेटायन ऑलमोस्ट सेम ही स्टेबिलिटी करेगा। रेजोनेंस है तो आपस में इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तीसरे वाले पार्ट को देखो तो तीसरे में अल्कीन और दूसरे में जो अल्कीन है, इन दोनों के स्टेबिलिटी वाले पार्ट में थर्ड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कीन के स्टेबिलिटी वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली हाइपर कंजूशन देखा करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक शायद से हम एक बैच में नहीं बता रखे हैं, चलो मेंशन कर देते हैं। अल्कीन का अगर स्टेबिलिटी देखना है तो अल्कीन के स्टेबिलिटी में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन चेक किया करो। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले वाले केस में, मतलब सेकंड वाले केस में टोटल एक ही हाइपर कंजुगेशन है। दूसरे वाले केस में हम लोग का, सॉरी थर्ड वाले केस में 3 हाइड्रोजन एक तरफ है और 2 हाइड्रोजन दूसरी तरफ है, मतलब यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेशन है। तो अल्कीन के केस में स्टेबिलिटी बड़ा सिंपल तरीके से रिलेट करते हैं, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। और हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उस केस में अल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही हाइयर होता चला जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट को स्टेप कंपेयर करें तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में थर्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से थर्ड वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। पहला तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, बात ही खत्म। दूसरा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, और तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन जनरल अगर रेजोनेंस होता है तो मेजर माइनर नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के हिसाब से मेजर माइनर डिसाइड किया जा सकता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 8।
एक छोटा सा कंसिडरेशन ध्यान रखना, जैसे कभी भी किसी रिएक्शन में रिएजेंट्स के नीचे वन इक्विवेलेंट दे रखा है, EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, ये टर्म ध्यान रखना थोड़ा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अगर दे रखा होगा, नॉर्मली इक्विवेलेंट तो नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे 1 मोल ही देना चाहिए था, 1 मोल लिख देते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के 1 मोल के रिस्पेक्ट में अगर H2O का भी 1 मोल है, इसका मतलब हम लोग केवल 1 ही मोल H2O के साथ उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट वाले पार्ट का रिएक्शन करा सकते हैं। जबकि अगर ढंग से देखो तो 8 नंबर में 2 जगह रिएक्शन हो सकता है। जब 2 जगह का मतलब है रिएक्शन वाला पार्ट ऊपर भी हो सकता है कार्बन पे और नीचे वाले कार्बन पे भी हो सकता है, 2 जगह ब्रोमीन है, तो दोनों जगह रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरा रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक ही है, तो 2 जगह रिएक्शन से मतलब क्या है, अगर रिएक्शन के लिए हम लोग के पास रिएजेंट ही नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का केस है, तब उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग रिएक्टिविटी के कंसिडरेशन को लेके चलेंगे। जिस कार्बन पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वहां वाले पार्ट के तरफ से हम लोगों को ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आराम से मिल सकता है, या फिर ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट मिल सकता है। और ज्यादा तेजी से क्यों मिलेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन जल्दी बन रहा है, तो जिधर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है वहीं जल्दी बनेगा, मतलब उधर साइड रिएक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो इस केस में आराम से हम लोग ऊपर वाले कार्बन पे रिएक्शन करा के वहाँ पे Br के जगह पे OH डालेंगे, जबकि नीचे वाले कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वैसे के वैसे हम लोग प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इस एक चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि 1 मोल की जगह पे 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ रहे, ऑल्दो 1 इक्विवेलेंट लिखना थोड़ा गलत चीज है, बट अगर 1:1 रेशियो में रिएक्शन होना है तो 1 इक्विवेलेंट लिखने से काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक चीज ध्यान रखना कंसिडरेशन में, जो प्रोडक्ट बनाते वक्त कंसिडर करना होता है हम लोग को। बड़ा सिंपल सा केस है, ध्यान रखने लायक केस है, नोट कर लो। फिर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट पे मूव करते हैं। कितना टाइम हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 तक के पार्ट में अगर किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। जल्दी बोलो, कोई भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है इसमें भी? चलो बढ़िया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, पहले बेसिक मतलब समझा देते हैं। जैसे जब भी कभी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो हो सकता है कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में, जैसे हम लोग पहले डिस्कशन किए थे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का, तो जब हम लोग मोनो हेलोजिनेशन कराते थे तो बोलते थे इसमें कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो सेम टाइप का चीज यहाँ पे है, इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, या फिर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर बन सकते हैं, ये चीज का हम लोग थोड़ा कंसिडरेशन लेके चलते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखते हुए काम करना है, ऑल्दो जैसे पहले तो हम इसको डायग्राम के थ्रू मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इस चीज को एक छोटे से लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मान लो कि ऐसा कंसिडरेशन हम लोग लेके चले कि हम लोगों का एक कार्बन चेन वाला पार्ट है, और उस कार्बन चेन वाले पार्ट में हम लोग के पास एक कायरल सेंटर है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम लोग के पास कायरल सेंटर है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन वाले पार्ट के मैकेनिज्म के हिसाब से लिविंग ग्रुप हट जाता है अपने आप से। तो जब लिविंग ग्रुप हटता है तो लिविंग ग्रुप हटने का मतलब हो गया कि हम लोग का जो कार्बन चेन वाला पार्ट है वो कार्बन चेन में जैसे चाहते तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख सकते थे, हम उसको वर्टिकल फॉर्मेट में रख के चल रहे हैं। एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, यहाँ वाले पार्ट में हम इसको हॉरिजॉन्टल ही रख लेते हैं, डायग्राम समझना तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। मान लो ऐसा डायग्राम है, नॉर्मल लाइन पे कार्बन चेन R वाला पार्ट, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दे रखा, उसके अलावा सॉलिड वाला पार्ट पे R2 ग्रुप दे रखा, डैश वाले पार्ट पे हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप माइनस हटा तो कार्बोकेटायन तो बनेगा, और जो कार्बोकेटायन बनेगा उस कार्बोकेटायन पे जो चीज जैसे है एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन में रहेगा, मतलब कार्बन चेन जहाँ पे था R वाला पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। और उसके अलावा अगर हम लोगों का कार्बोकेटायन बनेगा, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp2 का शेप क्या होता है, तो ट्रायंगुलर प्लानर शेप। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा अपने पास वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट ट्रायंगुलर प्लानर शेप में होगा। तो जो चीज डैश पे है
तो डैश पे ही रह जाएगा, जो चीज़ सॉलिड पे है वो सॉलिड पे ही रह जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए डायग्राम बना सकते हैं। मतलब पहले ऐसा समझ लो कि टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट में एक नॉर्मल लाइन था, एक वर्टिकल लाइन वाला पार्ट दे रखा था, एक सॉलिड की तरफ लाइन दे रखा था, एक डैश की तरफ। तो ये ऊपर का ग्रुप अगर हटा तो जो यहाँ पे नॉर्मल लाइन है वो तो वैसे का वैसे ही रह गया। जो ग्रुप नीचे की तरफ सॉलिड के साइड आ रहा है ये पार्ट हॉरिजॉन्टल में मूव कर जाएगा। जो डैश की तरफ जा रहा है वो भी नीचे के डायरेक्शन में, ये भी हॉरिजॉन्टल में ऊपर आ जाएगा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक प्लानर स्ट्रक्चर के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा इस पार्टिकुलर केस में, तो जैसे अगर मान लो कि प्लानर स्ट्रक्चर है, तो इस प्लानर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो p ऑर्बिटल वैकेंट है, वो p ऑर्बिटल उस प्लेन के ऊपर भी है और उस प्लेन के नीचे भी है। मतलब मान लो ऐसा पेन टाइप का रखे हुए हैं ये, तो इस केस में यहाँ पे भी हमको एक p ऑर्बिटल का लोब दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। तो जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है और नीचे से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर ऊपर से अप्रोच करेगा, मान लो ऐसा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट ऊपर से अप्रोच किया, तो जिधर से लिविंग ग्रुप हटा था न्यूक्लियोफाइल उधर से ही एड अप हो गया, एक पॉसिबिलिटी। या न्यूक्लियोफाइल अगर नीचे से अप्रोच किया तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल हटा था, सॉरी जिधर से लिविंग ग्रुप हटा था उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच हुआ है। तो इसके वजह से अपने पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आता है। एक पॉसिबिलिटी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, सेकेंड, एक पॉसिबिलिटी ये कि हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल जिधर से हटा था एग्जैक्टली, सॉरी लिविंग ग्रुप जिधर से हटा था एग्जैक्टली वहीं के डायरेक्शन में, एग्जैक्टली सेम साइड से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल आ जाए। मतलब जहाँ लिविंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। उसके अलावा सॉलिड वाले पार्ट पे जो ग्रुप जैसा था वैसे ही रह जाएगा, डैश वाले पार्ट पे जो ग्रुप जैसा था वैसे ही रह जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से जा रहा तो उस केस में जो आर का नॉर्मल लाइन है उसको नॉर्मल रहने दो, और जो नॉर्मल लाइन पहले ऊपर जा रहा था वही चीज़ नीचे के डायरेक्शन में रख लो। और इसके अलावा जो चीज़ सॉलिड पे है वो अभी भी सॉलिड पे ही रहेगा, और जो चीज़ डैश्ड पे जा रखा है वो अभी भी एग्जैक्टली डैश्ड पे ही रहेगा। हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो चीज़ डैश्ड पे था वो डैश्ड पे रह गया, जो चीज़ सॉलिड पे था वो सॉलिड पे रह गया, जो नॉर्मल लाइंस पे थे वो नॉर्मल लाइंस पे ही है, बट पहले ऊपर के साइड से था अभी नीचे के साइड से नॉर्मल लाइंस पे है। ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, जिधर लिविंग ग्रुप था अगर वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया तो इस केस में बस लिविंग ग्रुप हटा और न्यूक्लियोफाइल आ गया। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे कन्फिग्रेशन में कोई वेरिएशन ना रहा हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम है, तो डेफिनेटली कार्बन चेन से ज़्यादा प्रायोरिटी रखते होंगे। तो अगर ज़्यादा प्रायोरिटी रखते होंगे तो पहले मान लो यहाँ प्रायोरिटी 1 है और न्यूक्लियोफाइल में प्रायोरिटी 1 है, तो बाकी का प्रायोरिटी तो सेम है। और अभी पहले जो 1 प्रायोरिटी हटा था वही 1 प्रायोरिटी, मतलब कोई नया आया ग्रुप, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही ग्रुप आया है। तो पहले अगर आर कन्फिग्रेशन था और ऊपर से जब न्यूक्लियोफाइल आया तो यहाँ भी उसी टाइप का ओरिएंटेशन है, तो आर ही कन्फिग्रेशन रह गया। मतलब कन्फिग्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। अगर कन्फिग्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता है तो इस केस में हम लोग वहाँ पे टर्म यूज करते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब कन्फिग्रेशन जो है वो रिटेन कर गया, आराम से रिटेंशन प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा, जहाँ पे कन्फिग्रेशन में न्यूक्लियोफाइल Cl मतलब लिविंग ग्रुप के डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन से एडअप हो गया, तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा था उसके साइड से न्यूक्लियोफाइल ना जाके अगर अपोजिट साइड से गया, इसका मतलब पूरा का पूरा ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करा। बेसिकली अमाइन इन्वर्जन के जैसा केस है कि 2 ग्रुप पहले नीचे थे और एक ग्रुप ऊपर के डायरेक्शन में था, तो ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाले को ऊपर ढकेल दिया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आराम से इन्वर्जन प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब भी कभी SN1 रिएक्शन होगा तो हमेशा SN1 रिएक्शन के टाइम पे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा हम लोग का एक रिटेंशन प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर ढंग से देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को तो दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स निकल के आएंगे हमेशा, और निकल के आना भी चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन था, मान के चलते हैं, तो जब रिटेंशन होगा तो आर कन्फिग्रेशन होगा, जब इन्वर्जन होगा तो एस कन्फिग्रेशन होगा। तो एस कन्फिग्रेशन और आर कन्फिग्रेशन एक दूसरे का मिरर इमेज होगा ही होगा, इनैंशियोमर होना ही चाहिए। बाकी हम इसको नीचे बना देते हैं, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है मतलब इन्वर्जन वाला पार्ट है, इस चीज़ को हम नीचे बना देते हैं। अगर इस चीज़ को नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो
R वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रख दिया। उसके अलावा सॉलिड वाले पार्ट पे हम लोग का R2 ग्रुप है, डैश वाले पार्ट पे H है और नीचे नॉर्मल लाइन पे न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे अगर मिरर रखते तो इस केस में R का मिरर इमेज R, कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, सॉलिड का मिरर इमेज क्योंकि मिरर से नजदीक जा रहा है तो यहाँ भी मिरर से नजदीक ग्रुप आ रहा, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल मिरर से दूर जा रहा तो यहाँ भी मिरर से दूर जा रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसका मतलब इनएंशोमेरिक पेयर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जब SN1 रिएक्शन होगा तो SN1 रिएक्शन के टाइम पे हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि एक दूसरे के लिए आपस में इनएंशोमर्स होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और एक तुम लोगों को पॉइंट लिखवाया था, शायद ध्यान होगा, रेसमाइजेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि जब भी कभी कंपाउंड में एक रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में उस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम लोग रेसमाइजेशन बोलते हैं। मतलब किसी रिएक्शन के टाइम पे अगर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेसमाइजेशन। और रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, तो 50% D 50% L। तो अगर मान लो कि हम लोगों का ये पहला पार्ट कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हुआ तो प्लानर स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है, सेम पॉसिबिलिटी है। तो अगर सेम पॉसिबिलिटी है मतलब 50% ऊपर से जाएगा, 50% नीचे से जाएगा, तो 50% रिटेंशन बनेगा, 50% हम लोग का इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसका मतलब अगर 50% D और 50% L बन गया, क्योंकि एंशोमर है तो 50% D और L नॉर्मली बनना चाहिए, तब उस केस में प्रोसेस को हम लोग रेसमाइजेशन बोल सकते हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग इस SN2 रिएक्शन के बाद मेंशन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बट अभी के लिए आइडियल सिचुएशन में रेसमाइजेशन वाला पार्ट ही होता है। कंप्लीट रेसमाइजेशन मतलब 50% D एंड 50% L का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। ये पूरा का पूरा डायग्राम नोट करो और ये पॉइंट लिखवा देते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग क्लास, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। और क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए वो धीरे धीरे ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद डिस्कस करते तो एक ही दिन में मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता। तो पहला शुरू का 2 3 4 मैकेनिज्म एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और जब इन सब चीज़ों से, इन सारे टर्म से यूज टू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे के मैकेनिज्म में बस तुमको नए नए थोड़े थोड़े वेरिएशन जानने पड़ेंगे, पुरानी चीज़ें तो रिपीट होते जाएंगे। मतलब कोई कोई पॉइंट हम लोग 10 बार 12 बार रिपीट करेंगे और तुमको काउंट भी कराएंगे कितने बार रिपीट करा रहे इस चीज को। कोई कोई पॉइंट बहुत बार रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, उस चीज को रिपीट करेंगे हम लोग मल्टीपल टाइम। सर दोनों में रेट सेम ही होगा रिएक्शन का? दोनों में रेट सेम होगा रिएक्शन का मतलब? सर लिविंग ग्रुप की तरफ से भी अटैक कर सकता हूँ, नीचे से भी कर सकता है ना? जैसे ये चीज एक पॉसिबिलिटी है, मान लो कि लिविंग ग्रुप हट गया तो हटने के बाद तो पूरा स्ट्रक्चर एकदम प्लानर है। अब स्ट्रक्चर अगर प्लानर है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो ऊपर से आए कि नीचे से आए, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो दोनों में इक्वल अमाउंट का अप्रोच हो सकता है आराम से, इसलिए आइडियली हम लोग आराम से रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन है, लेकिन रियल सिचुएशन क्या होगा? जैसे मान ले कि लिविंग ग्रुप है वो हट रहा है, तो जैसे अभी प्लानर स्ट्रक्चर में ऊपर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये हट रहा है एकदम से, तो ऐसा होगा नहीं कि बॉन्ड ब्रेक हो एकदम लिविंग ग्रुप गायब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। लिविंग ग्रुप हट रहा है धीरे धीरे, तो जब लिविंग ग्रुप हट रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप एग्जिस्ट तो कर रहा है कम से कम। तो लिविंग ग्रुप का एग्जिस्टेंस इनिशियल स्टेज में जहां कार्बोकेटायन जस्ट बना है, इस पार्टिकुलर स्टेज में अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा है तो उस साइड से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच थोड़ा हिंडर्ड होगा। तो इस केस में जो रिटेंशन प्रोडक्ट है उसका अमाउंट थोड़ा कम होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। और हम इसीलिए अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऑल्दो तुम लोग अगर इसका थ्योरी पढ़ना है उसमें जैसे कुछ और भी टर्म्स होते हैं, जैसे
इस टाइप का मेंशन करते हैं हम लोग, इंटीमेट पेयर आयन या फिर सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन, इस तरह का 3-4 टर्म यूज किया करते हैं इस पूरे के पूरे स्पेसिफिक मैकेनिज्म में, ऑल्दो ये अपने काम करने के लिए फिर भी मालूम होना चाहिए। तो पॉला ब्रूस में जहाँ SN1 रिएक्शन है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को देखना, तुमको बहुत मजेदार चीज सीखने को मिलेगा। बट उसमें SN2 रिएक्शन का छोटा सा यूज है, बिल्कुल छोटा सा यूज है, लेकिन उस पार्ट को रीड कर सकते हैं हम लोग पॉला ब्रूस में। जहाँ पे SN1 रिएक्शन दे रखा है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री केवल देखना, उसमें तुमको ये चीज मालूम पड़ेगा कि जो हम ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस, बट हम बार बार आइडियली वर्ड लगा रहे हैं, हम लोग आइडियल सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। रियल सिचुएशन में रिटेंशन प्रोडक्ट का अमाउंट थोड़ा कम होता है, इन्वर्जन का थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट लिविंग ग्रुप के साइड से अप्रोच कम कर पाएगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन दूसरे साइड से तो अप्रोच कर सकता है। जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो दूसरे साइड से अप्रोच करने के लिए फ्री है, बट जिस साइड लिविंग ग्रुप उस साइड से अप्रोच करने के लिए थोड़ा मुश्किल है उसको, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। एक बार उसको रीड करके देखना। नेक्स्ट हम लोग वैसे SN2 रिएक्शन के बाद डिस्कस भी करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार रीड करके देखना, बहुत मजेदार थ्योरी है वो चीज। और इसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना, आइडियली रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस। पॉइंट नोट कर लेना इसके नीचे, आइडियली रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस। और इसके नीचे एक पॉइंट याद रखना, आज पहली बार बोल रहे हैं, इस चीज को हम लोग आगे बहुत बार बोलेंगे। जब भी कभी किसी रिएक्शन के टाइम पे sp2 कार्बन अगर sp3 में कन्वर्ट होगा, तो अगर उसमें एक कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है तो हमेशा R+S कन्फिग्रेशन बनेगा। ये एक छोटा सा फैक्ट है जिसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जब भी कभी एक रिएक्शन के टाइम पे कहीं पे sp2 कार्बन है और अगर उस पे sp3 का कन्वर्जन हो रहा है, तब उस केस में अगर वहाँ कायरल सेंटर डेवलप होगा तो R+S दोनों ही कन्फिग्रेशन बाय डिफॉल्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है। पहले तो sp3 था, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में sp2 आया और आगे जाने के बाद वापस से sp3 आया। तो जब भी कभी sp2 कार्बन अपने आप को sp3 में कन्वर्ट करेगा और एक कायरल सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा R+S कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट वाले साइड में रहेगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ R है तो दूसरे वाले केस में S कन्फिग्रेशन रहेगा ही रहेगा। एक छोटा सा जनरलाइज रूल है जो कहीं बुक्स वगैरह में नहीं दे रखा होता है, इसको एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना। इससे बहुत जगह पे हम लोग आराम से स्टीरियोकेमिस्ट्री को डील कर लेंगे। जहाँ जहाँ कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये पार्ट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ केसेस में, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का केस है, तो एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में भी sp2 वाला पार्ट sp3 में कन्वर्ट होता है, बाय डिफॉल्ट R+S कन्फिग्रेशन रहता ही रहता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। इस एक छोटे से रूल को हम लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास आज का यहीं पे एंड कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल कराएंगे। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जिन लोगों का छूट रखा है वो एक बार देख लो फिर से, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो 6-7 सवाल कराए हैं, 8 सवाल कराए हैं, उनको एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उन सबको ट्राई करना होगा तुम्हारे बुकलेट से। कोई डाउट किसी को? सर 6ठा नंबर जो क्वेश्चन था ना, उसका रिंग एक्सपेंशन समझ नहीं आता। हम देखे थे लेक्चर वाला भी। तो लेक्चर क्लास किया था कि क्लास मिस कर दिया था? सर क्लास भी किए थे, उसके बाद लेक्चर भी देखे तो नहीं समझ आया था। क्लास में तो बड़ा सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था हम। उसमें नंबरिंग किया था तुम कार्बन चेन का? पक्का? पक्का। अच्छा चलो ठीक है, एक बार लेक्चर देख करके हमको बताना। हमको बस ये बताना कोई डायग्राम कैसे कैसे हम बनाए। हम कल तुम्हारा अगला क्लास कब है केमिस्ट्री का?
बताओ भाई, नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे। रुक जाओ देख लेता है। नेक्स्ट क्लास है तुम्हारा थर्सडे को। तो नेक्स्ट क्लास जब भी तुम्हारा केमिस्ट्री का होगा तो हम 5 मिनट पहले लिंक भेज देंगे। एक बार हमको याद दिला देना, क्लास से जस्ट पहले मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, हम 5 मिनट पहले लिंक भेजेंगे, इस चीज़ का हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उस क्लास के डिस्कशन में इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार देख के आना, जो हम वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके आना, ठीक है? क्या क्या उसमें स्टेप लिखा हुआ है उसको एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके आना, तब फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन करना, ठीक है? तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर जब नंबर 8 बता रहे थे तब डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दीजिए। नंबर 8 वाले पार्ट में जैसे क्या है भाई नंबर 8? हाँ, नंबर 8 वाले पार्ट में जैसे ऊपर वाला जो कार्बन है 3 डिग्री है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट 1 डिग्री, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मान लो कि रिएक्टेंट वाले पार्ट का 1 मोल दे रखा था और H2O का भी 1 मोल दे रखा था, लेकिन रिएक्टेंट में 2 जगह रिएक्शन पॉसिबल है। तो 2 जगह रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मान लो सामने का कंपाउंड ही नहीं है तो दोनों में से कोई एक जगह रिएक्शन करेगा। तो जब भी कभी 2 जगह रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है और एक ही जगह रिएक्शन होगा, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग रिएक्शन का कंसिडरेशन लेके चलेंगे। कहाँ पे रिएक्शन होगा? जहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, और जहाँ ज़्यादा रिएक्टिविटी है वहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हुए आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसी में 2 इक्विवेलेंट देता तो हो सकता है नीचे वाले पार्ट पे भी रिएक्शन, तो ऑल्दो 1 डिग्री कार्बन है तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बट हो सकता था कि नीचे वाले कार्बन पे भी रिएक्शन हो जाए। और कोई डाउट? सर इसमें अगर 2 इक्विवेलेंट देता तो सर सारा कार्बोकेटायन का अलग अलग करके बनाना होता। अगर 2 इक्विवेलेंट देता तो सारा कार्बोकेटायन का अलग अलग करके बनाना होता, बट जैसे नीचे वाला कार्बन बोल रहा है 1 डिग्री कार्बन है, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो नॉर्मली SN1 रिएक्शन नहीं दिया करता है, ठीक है? वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, इसीलिए जानबूझ के ऐसा सवाल दिया है। अभी तो जैसे कंफ्यूजिंग पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी SN1 आया है, फिर SN2 आएगा, फिर E1 E2 आएगा, तब कंफ्यूजन शुरू होगा तुम लोगों के, सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ SN1 कराना है कि SN2 कराना है कि E1 कराना है कि E2 कराना है? तो पहले चारों टॉपिक खत्म होने दो, केवल सीखो अभी कि SN1 ही हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम जानबूझ के ऐसे केसेस देंगे जहाँ पे SN1 के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट या ऐसे टाइप का कुछ कंसिडरेशन हो। फिर जब कॉमन क्वेश्चन हो रहा होगा तो उस कॉमन क्वेश्चन में हम लोग उससे जस्ट पहले ये डिस्कशन करेंगे कि हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि SN1 होगा कि SN2 होगा कि E1 होगा कि E2 होगा। तब उसके बाद क्वेश्चन को आराम से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी आराम से डील करते चले जा सकते हैं। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? चलो तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।